हेलो बच्चों, दिस इज़ विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल वी शिक्षा मेक्स स्टडी इजी। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, और हम इसमें देखेंगे कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। जो आपके मेटल है और नॉन मेटल के साथ जो है कैसे रिएक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं और वो कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो ये सब हम आज जो है इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपको जो है मेटल और नॉन मेटल को जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा। हमें इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ एलिमेंट। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी हमें क्या जाननी पड़ेगी बच्चों, उनकी हमें जो है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन को जो हमें जानना पड़ेगा कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एलिमेंट की क्या होती है। देखिए, मान लीजिए ये आपका एटम है। क्या है बच्चों? एटम। तो जो बच्चों एटम होता है, एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है, ठीक है, कौन सी होती है? आउटर मोस्ट शेल। एटम की जो आपकी आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बच्चों बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। और इस वैलेंस शेल की एक टेंडेंसी होती है कि ये क्या करती है कि जो वैलेंस शेल होती है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल होती है, इसकी टेंडेंसी होती है ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहती है। क्या करना चाहती है? ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहती है, ठीक है, कंप्लीट। अब ऑक्टेट का मतलब है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगी अपने, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगी? 1 इलेक्ट्रॉन चाहेगी और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और बच्चों इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आपके जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखिए, जैसे कि आपकी एग्जांपल के लिए नियॉन Ne होता है और इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 288, ठीक है। और दूसरा ले लीजिए आप आर्गन, और इसको हम Ar से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 288। तो ये आपकी नोबल गैस है। आप देख रहे हो कि इनकी जो बैलेंस शेल है, इनके अंदर जो है आपकी आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है? ये स्टेबल है। और क्योंकि ये स्टेबल है बच्चों, दैट इज द रीजन कि ये क्या करती है? शो लेस केमिकल एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों। ये आपकी जो है लेस केमिकल एक्टिविटीज़ को शो करती है। क्यों करती है? क्योंकि स्टेबल गैस होती है, ठीक है। इनके जो आउटर बैलेंस शेल है ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट, इनके ऑक्टेट जो है कंप्लीट होती है। अब ये जो आपके जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या चाहता है? उसकी टेंडेंसी को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। इसके लिए वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा, ठीक है, या गेन करेगा या फिर लूज करेगा, ठीक है। या तो गेन करेगा या फिर लूज करेगा। चलो हम देखते हैं जरा कैसे लूज करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अच्छा, हम ले लेते हैं बच्चों सोडियम, ठीक है। आपको पता है कि सोडियम, ठीक है, कि कैसे लूज करता है। चलो देखिए, सोडियम को हम कहते हैं कि सोडियम के ऊपर कौन सा आयन है? हम कहते हैं कि हाँ जी, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। ये क्या है? कैटायन है। और आप एक ले लीजिए कैल्शियम के ऊपर कौन सा आयन है? कैल्शियम के ऊपर आपका माइनस का आयन है। चलो बच्चों, अब हम जरा ये सीखते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव आयन कैसे आया, या इसके ऊपर जो है ये नेगेटिव आयन एनोइन कैसे आया। चलो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सोडियम को देखते हैं। अगर हम सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर, तो बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, ठीक है। कितनी है? 281। आ गया बच्चों इतनी बात समझ में? अब देखिए, क्योंकि हर एक ऑक्टेट की क्या टेंडेंसी रहती है कि वो क्या चाहता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल उसके अंदर 8 हो, तो ये या तो 7 गेन कर ले, ठीक है, या फिर 1 को लूज कर ले। एक ही बात है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। अच्छा चलो अब देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसके अंदर मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? इसके अंदर आपके प्रोटॉन है 11, ठीक है। प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे?
इलेक्ट्रॉन भी आपके इसके अंदर 11 है। दैट इज द रीजन कि ये क्या है, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। अब देखिए, क्योंकि एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो या तो गेन करेगा या लूज करेगा, तो यहाँ पर याद है कि इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए 7 गेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्या कर देता, 1 को लूज कर देगा। 1 को लूज कर देगा मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे आपके पास, 10 रह जाएंगे। और प्रोटॉन, क्योंकि बच्चों प्रोटॉन के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, प्रोटॉन के अंदर चेंज नहीं आया, तो 10 में से क्या, तो यहाँ पे क्या आया, +1। तो अब आप समझे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन कैसे आया, क्योंकि इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गया 10, और प्रोटॉन की जो प्रोटॉन का नंबर है वो बढ़ गया, इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव आयन। चलो अब जरा नेगेटिव आयन का भी देख लीजिए, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन कैसे आया। देखिए, जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों, कितना है, 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन होंगे आपके 17, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, वो भी आपके 17। ये पॉजिटिव, ये माइनस, तो न्यूट्रल है। ठीक है, अब टेंडेंसी अभी ये तो ऑक्टेट को पूरी करना चाहता है। अब या तो ये 7 को लूज कर दे या फिर एक को गेन कर दे, तो इसके लिए लूज करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये गेन करेगा एक। ठीक है, तो जैसे ही ये गेन करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, 17 से कितने हो जाएंगे, 18। क्यों, क्योंकि इसने गेन किया। और प्रोटॉन, भाई प्रोटॉन तो आपके उतने ही रहने वाले, प्रोटॉन के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो अब क्या आ गया इसके ऊपर, -1। तो दैट इज द रीजन कि इसके ऊपर कौन सा आयन आया, इसके ऊपर माइनस आयन आया। क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। तो बच्चों समझ गए ना आप कि कोई भी आयन आपका पॉजिटिव क्यों होता है, या फिर कोई भी आपके ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्यों पॉजिटिव आयन होगा, या फिर वो क्यों जो आपका नेगेटिव आयन होगा, कैटायन होगा या फिर एनायन होगा। तो आपको समझ में आ गया कि जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव आयन, और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव आयन। चलो अब जरा देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर जो है पॉजिटिव आयन है, ये मतलब कैसे जो ये एक्सचेंज करते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। सोडियम का ले लीजिए। देखिए आपके पास क्या है, सोडियम है। ठीक है, सोडियम, तो जो आपके पास सोडियम है इसके पास कितना आयन है, एक। ये एक आयन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है ना लूज। अच्छा, दूसरा आप क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने थे, देखो Cl, तो क्लोरीन के पास आपके थे 2, 2 से 4, 2, 6 एंड 1, 7। ये लूज करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, ये लूज करेगा तो एक इसको दे देगा। ये देखिए, ये इसने एक इसको दे दिया, अब इसकी ऑक्टेट पूरी होगी और इसकी भी ऑक्टेट पूरी होगी। अब क्योंकि इसने तो लूज किया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव आयन, और इसने क्या किया, इसने गेन किया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव आयन। तो जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड क्या बना, NaCl। तो अब आप इजीली बता सकते हो ना कि इसके ऊपर पॉजिटिव आयन होगा, इसके ऊपर आपका नेगेटिव आयन होगा, और आपका कंपाउंड क्या बन गया, आपका कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपका जो है कंपाउंड बन गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे जो आपका कंपाउंड बना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक और कंपाउंड देख लीजिए, एक आपका एक था, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। चलो एक और इस तरह का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका मैग्नीशियम। ठीक है, तो बच्चों जब आप मैग्नीशियम को देखोगे तो जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है, 12। इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 282। ठीक है, 282 कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करेगा, क्योंकि इसके लिए 6 लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो इसको भी हम मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम का जो है क्लोरीन के साथ ही देखते हैं। देखो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। और क्लोरीन को कितना चाहिए, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसने क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन के पास जो है पूरी आपके कितने हो गए, क्लोरीन को ऑक्टेट पूरी होगी, लेकिन इसके पास तो अभी भी है कि इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं। इसका मतलब ये एक क्लोरीन को अपने साथ और भी बुला सकता है भी, एक क्लोरीन आप इसके साथ जो एक जो है और एडजस्ट हो सकता है। तो अब
इसकी भी ऑक्टेट पूरी होगी। ठीक है, तो जो आपका कंपाउंड बना, आपका कंपाउंड क्या बना, आपका कंपाउंड बना MgCl, सॉरी जरा ध्यान से लिख दो, MgCl2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो ये 2 लिखा है ना, 2 से लिखिए कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है। क्लोरीन के कितने एटम है? 2। तो अब आप बता सकते हो कि मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा आयन आएगा। देखो मैग्नीशियम तो लूज किए, मैग्नीशियम ने क्या किया, लूज। जब लूज करते हो तो कौन सा आयन आता है? पॉजिटिव आयन आएगा। कितने का आएगा? और इसके ऊपर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें कि +2 और -2? नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। आपको इसके ऊपर +2 लिख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आप नहीं लिख सकते। तो आप लिख सकते हो Mg, इसके ऊपर तो +2 लिख सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए आप लिखना पड़ेगा 2Cl। इसके ऊपर 2 आया क्योंकि एक एक का 2 एलिमेंट है, -1 इसका, -1 इसका, इसलिए आपका प्रोडक्ट जो क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आपने देखे कि आपने 2 कंपाउंड देखे, एक आपने देखा सोडियम क्लोराइड, एक देखा आपने मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बच्चों ये जो दोनों कंपाउंड है, इनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। क्यों बोलेंगे हम इनको आयोनिक कंपाउंड? क्योंकि बच्चों ये किसके कारण बने? ये आयन के एक्सचेंज के कारण बने, और इसके आयन के एक्सचेंज के कारण बने, इसलिए हम इनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। या फिर हम इनको जो है क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट, या क्या बोलते हैं हम इनको? या हम इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं आप, कंपाउंड। ठीक है, या आप इनको आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, या फिर आप इनको इलेक्ट्रिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और बच्चों इनके बीच में क्या है? इनके बीच में आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे कंपाउंड हुए? ये इसके कारण है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग जो आपके आयनिक कंपाउंड है, जो ये आपके आयनिक कंपाउंड या जो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ये आपके बीच में कैसे जुड़े हैं? ये जुड़े हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, जो एक दूसरे से जुड़े, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आपके मेटल कैसे जुड़े होते हैं? मेटल आपके मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़े होते हैं। इसी तरह आपके जो आयन है कैसे जुड़े थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़े हैं। तो बच्चों इस तरह से जो है आयन के एक्सचेंज से जो है आपके क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं, और उस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जरा एक बार हम इस पर फिर से अलग से नज़र मारे। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा मेटल और नॉन मेटल का हम रिएक्शन देख रहे थे। तो हमने सबसे पहले देखा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट कैसे होती है। हमने देखा कि जो एटम होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है, क्या है उसकी आउटर मोस्ट शेल होती, वो इसमें क्या चाहता है? वो अपनी ऑक्टेट को पूरी करना चाहता है, मतलब एक कंप्लीट करना चाहता है। फिर हम उसके कुछ एक एग्जांपल देखे, नोबल गैसेस देखी, और क्योंकि इनकी ऑक्टेट पूरी है, ये स्टेबल है, तो इसलिए क्या करती है? लेस एक्टिविटीज़ को, केमिकल एक्टिविटीज़ को शो करती है। फिर हमने देखा कि जो किसी भी आयन के ऊपर है, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन या उसके ऊपर जो है नेगेटिव आयन, यहाँ पे उसके ऊपर पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन कैसे आता है? अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन आ जाएगा। अब क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए जो इनसे जो कंपाउंड बनते हैं, हमने कंपाउंड देखे थे कैसे बने थे। सोडियम क्लोराइड कैसे बना, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना, और ये कंपाउंड, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, या फिर हम इनको जो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। और इनके बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चलो बच्चों, अब हम जो हमने ये कंपाउंड बन के देखे हैं, हम अब देखते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गए और आपको कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम एक बार वीडियो देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब जो प्रॉब्लम हमने आए हैं, आगे प्रॉब्लम देखेंगे, ये आपको जो आपने वीडियो दिखाई कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। तो मेक श्योर कि आपको ये वाला वीडियो दिखाई, यहाँ पे समझ में आ गया। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड क्या प्रॉपर्टी होता है? ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो आयोनिक कंपाउंड होती है, सबसे पहले प्रॉपर्टी हम फिजिकल नेचर देखते हैं। क्या देखते हैं? फिजिकल नेचर की, इसकी फिजिकल नेचर
कैसी होगी, ठीक है, फिजिकल नेचर। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा कि आयनिक कंपाउंड जो कैसे बने थे, उनके बीच में क्या है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सीधी सी बात है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब कैसे बनने वाले हैं, वो सॉलिड ही बनने वाले, सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है, सॉलिड एंड हार्ड होंगे। तो आपके जो आयनिक कंपाउंड होंगे बच्चों, आपके जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो कैसे, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिजिकल नेचर कैसे होगी उनकी, वो सॉलिड होंगे और हार्ड होंगे। और बच्चों अगर आप इनके ऊपर प्रेशर डालोगे ना, प्रेशर तोड़ने के लिए या किसी भी करने के लिए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके ब्रिटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये आपके ब्रिटल हो जाएंगे। ब्रिटल मतलब कि जैसे आपका जो कांच होता है, ठीक है, कांच के ऊपर जब प्रेशर डालता है पत्थर, तो क्या हो जाता है, वो क्या, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह आपके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये ऐसे तो सॉलिड और हार्ड होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए सॉलिड और हार्ड होंगे। और अगर आप इनके ऊपर प्रेशर डालोगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके ब्रिटल हो जाएंगे, मतलब ब्रेक इनटू पीसेस, ये इनके पीसेस बन जाएंगे। चलो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी में देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों आपका जो ये कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आपको क्या लगता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा या फिर हाई होगा? तो अभी अभी हमने देखा कि क्या है, ये कैसे बने, इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो वही इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों कैसे रहने वाला है, हाई रहने वाला है, ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। अब उनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो कैसा रहेगा, हाई। और अगर आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, आपको हाई एनर्जी जब पड़ी तभी ये बॉन्ड जो है आपका बॉन्ड जो ब्रेक होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपने देखा कि जो दोनों प्रॉपर्टी है ये किसके कारण है, आयनिक कंपाउंड की, क्योंकि इनके बीच में क्या था बच्चों, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है आपको ये प्रॉपर्टी इजीली आपके माइंड के अंदर आ जाएगी कि फिजिकल नेचर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो सॉलिड एंड हार्ड रहने वाला है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट आपका क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हाई रहने वाला है। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एंड दैट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। क्या आपके जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं? देखिए आपने देखा कि इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो ये सॉलिड और हार्ड थे और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई था। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सॉल्युबिलिटी, तो ये तो आपके वाटर के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे, ऐसे ही आ रहा है ना बच्चों। लेकिन जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो कुछ नहीं लग रहा ना कि सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं, हमने देखा इनके बीच में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सॉलिड थे, हार्ड थे, हाई थे, वाटर के अंदर सॉल्युबल, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि कैसे हो सकता है। तो ये बच्चों सॉल्युबल वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो ये आपका वाटर है ना, ये वाटर, ठीक है, वाटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वाटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या कर देता है, ये जो आयनिक जो आपके कैसे, ये आयनिक कंपाउंड है, कैसे आयनिक कंपाउंड, तो ये जो क्या कर देता है, ये फोर्स को, आयनिक कंपाउंड की जो फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को ये वीक कर देता है, ठीक है, ये क्या कर देता है, ये आयनिक फोर्स को जो है वीक कर देगा। अब आयनिक फोर्स अगर वीक होगी तो क्या हो जाएगा, वो उनके बीच में जो बॉन्ड था वो तो छूट जाएगा, तो इसलिए ये वाटर के अंदर आपके सॉल्युबल होते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वीक वंडर फोर्स। क्या बोलते हैं, वीक वंडर फोर्स, वीक वंडर फोर्स। तो वाटर की इस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या कर देते हैं, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है। अदरवाइज ये जो आपके इन सॉल्युबल इन जो आपका केरोसिन ऑयल है, ठीक है, क्या है,
कैरोसिन ऑयल हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल एक्सेट्रा, इसके अंदर ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है क्योंकि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। वाटर के अंदर वीक वंडर फोर्स है, जिसके कारण जो है इनके बीच के अंदर जो आयनिक फोर्स है वो थोड़ी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और वीक होने के कारण उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो लूज हो जाती है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी, और दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब आपने देख ले जो आपके आयनिक कंपाउंड है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो सकता है? बताइए जरा, सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए कि क्या गुड कंडक्टर हो सकते हैं इसके प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है। तो देखो आपने देखा था इनके बीच जो बॉन्डिंग है, इनके बीच में बॉन्डिंग किसके कारण है, आयनिक कंपाउंड के कारण। और आयनिक कंपाउंड कैसे, एक पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव, क्योंकि जो आपके अपोजिट आयन होंगे वही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें बच्चों आयनिक कंपाउंड में आपने देखा था कि ये जो क्या स्टेबल थे, तो इसके बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। जो ये सॉलिड में होंगे तो ये क्या है, जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड जो है आपके, ये क्या है, नॉट अ गुड कंडक्टर, ठीक है। ये जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? क्यों नहीं? क्योंकि इनके पास जो फ्री आयन नहीं है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को जो आपको ये इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास कर सके, इलेक्ट्रॉन इनमें से पास हो सके, तो इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन रुकिए अभी आप, लेकिन ये अगर आप इनकी जो है मेल्टिंग जो स्टेट है, मेल्टिंग स्टेट के अंदर ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग स्टेट के अंदर एक गुड कंडक्टर है। अब मेल्टिंग स्टेट के अंदर गुड कंडक्टर कैसे है, देखिए आपको पता है कि मेल्टिंग स्टेट का मतलब, जैसे मेल्टिंग स्टेट के अंदर अगर आपके आयनिक कंपाउंड होंगे तो जैसे आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी तो उसके कारण क्या होगा, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वो मेल्टिंग स्टेट के अंदर तो ऐसे वीक हो चुकी है, तो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे और फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है पास होना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मेल्टिंग स्टेट के अंदर और ये सॉल्यूशन के अंदर जो है, सॉल्यूशन सेम चीज़, सॉल्यूशन के अंदर जो है ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर ये गुड कंडक्टर नहीं है। तो आपको समझ में आया? तो ये बच्चों ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। फिजिकल स्टेट की बात करें, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये क्या है बच्चों, ये सॉलिड और हार्ड है, और अगर आप इनके ऊपर प्रेशर डालते हो तो ये ब्रिटल हो जाते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, इसी के कारण, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, थोड़ा सा हैरानी वाली बात है, लेकिन अब आपको हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं वीक वंडर फोर्स, जो कि आपके आयनिक को जो आपके आयनिक कंपाउंड उसको क्या करती है, आयनिक फोर्स को ये वीक कर देती है, ठीक है। और बाकी कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल है, इसके अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड के अंदर ये गुड कंडक्टर नहीं है भाई, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के अंदर ये आपके जो है गुड कंडक्टर है। तो हो बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया हो। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू द सब्सक्राइब। थैंक यू।